हेलो बच्चों, क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं कि संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? आप सोच रहे होंगे सर 1 और 2 के बीच में कहां कोई संख्या होती है, लेकिन यदि मैं आपको कहूं कि आज इस चैप्टर के माध्यम से आप यही सीखने वाले हैं कि दो पूरी संख्याओं के बीच में भी अनेकों संख्याएं हो सकती हैं। और इसी के लिए मैं लेकर आया हूं आपके सामने क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। और इसी चैप्टर को आज बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसका परिचय जान लेते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हम आसपास की चीजों को गिनने के लिए हम लोग कुछ नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे कि यदि हमें अपनी उंगलियों को भी गिनना हुआ तो हम 1 2 3 4 5 कहते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 नंबर्स है, इसे हम लोग मैथ्स की भाषा में क्या कहते हैं? हालांकि आप इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए होंगे, लेकिन आइए समझते हैं कि इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहली संख्या हमारे सामने जो आ रहा है, जिसे हम काउंटिंग में यूज करते हैं, वो 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। काफी मतलब बहुत बड़ी से बड़ी संख्याएं भी इसमें शामिल हो जाती हैं। और इस संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। इसे कहा जाता है प्राकृत संख्या। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब यदि हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ने का कोशिश करें तो इसमें हमारा जो दूसरा टाइप आता है वो ये सारे प्राकृत संख्या तो रहते ही हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर जुड़ता है। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, वो है 0। ये है 0। और ये सभी संख्याओं का जो समूह बन के हमारे सामने आता है, इसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं और वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और कहीं काउंटिंग नंबर के साथ में यदि एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दिया जाए तो इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इससे एक और बात आप सीख गए होंगे, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जितनी भी प्राकृत संख्या है ये सभी पूर्ण संख्या में भी शामिल हो रही है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है, जबकि ये सभी संख्याएं उसमें है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 0 भी है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो आइए आगे हम लोग सीखते हैं। इसका अगला टाइप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका अगला टाइप है थर्ड टाइप। और थर्ड टाइप को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक। आप जानते हैं कि इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और यदि हम इसमें 0 ऐड कर दें तो फिर ये पूर्ण संख्या बन जाता है। और यदि 0 से भी छोटी संख्या है, मीन्स ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3, इधर से भी इनफाइनाइट तक यदि जाए तो इन संख्याओं का जो समूह है इसका नाम होगा पूर्णांक। इसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक, और इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स। इन्हें कहा जाता है इंटीजर्स। अब यदि आपको ये सभी संख्याएं याद हो गई हो तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, पूर्णांक में ये जो आपको समूह दिख रहा है, इसमें 0 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याओं का जो समूह है, ये चूंकि सारे प्लस में है, इसीलिए इन संख्याओं के समूह को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग कहेंगे धनात्मक संख्याएं। और जो संख्याएं 0 से छोटी हैं, इन्हें हम लोग ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के बीच में किस तरह का संबंध है, कौन बड़ा संख्या होता है, कौन सी छोटी संख्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि 5 और -5 इन दोनों में बड़ी संख्याएं कौन है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि एक संख्या पॉजिटिव हो और दूसरी संख्या नेगेटिव हो तो हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वही बड़ी कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है, आप ये समझिए कि जो भी संख्याएं पॉजिटिव होंगी उसको आप ऐसे समझिए कि जो पॉजिटिव संख्याएं हैं वो मान लीजिए वो कमाई हो, ये क्या हो, इसे हम मान रहे हैं कि ये हमारे लिए कमाई है। और यदि कोई संख्या नेगेटिव में है तो आप उसे ऐसे मान लीजिए कि ये कर्ज है, ये कर्ज है। तो अब आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा कि हम 5 रुपया कमाई हुआ है और यहाँ 5 रुपया का कर्ज है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ी संख्या तो यही होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरी संख्या, दूसरा एग्जाम्पल ये है -2 और 0 के बीच में यदि हम तुलना करें, -2 और 0 के बीच में यदि हम तुलना करें तो आप समझ पा रहे होंगे इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या होगी। एकदम स्पष्ट बात है कि इसमें 0 जो है -2 के तुलना में बड़ी संख्या है। इसका कारण क्या है कि अभी अभी हमने आपको बताया कि जो माइनस वाली संख्या होती है इससे हम लोग कर्ज मानते हैं, ये कर्ज है, मीन्स ये जो है हमारे पास, ये इसके पास 2 रुपए का कर्ज है जबकि इसके पास 0 है, और 0 का तात्पर्य है ना तो कमाई हुई और ना ही कर्ज है। इससे आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि ये 2 रुपया कर्ज लेकर बैठा हुआ है जबकि ये ना तो कमाई में है ना तो कर्ज में है। इस हिसाब से ये न्यूट्रल है, इसीलिए इन दोनों संख्याओं में से ये संख्या बड़ी संख्या होंगी। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के बीच में तुलना करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है। आइए हम लोग आगे समझते हैं इसका फोर्थ पार्ट। और इसका फोर्थ पार्ट है परिमेय संख्याएं। इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों परिमेय संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। अब आपको यह बात समझना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसका एक सीधा सा डेफिनेशन जो आपके बुक में लिखा हुआ रहता है, वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब आप पढ़े होंगे कि कुछ संख्याएं जिसे भिन्न में लिखा जा सके। भिन्न कहने का मतलब है कि अंश बटा हर के रूप में जिसे हम लिख पाते हो वो सारा परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक कंडीशन को आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एक कंडीशन है बच्चों, और वो कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अब जरा आप ध्यान से देखो तो आपको मालूम होगा कि नीचे मीन्स हर के पोजीशन पे 0 नहीं होना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन है, उसके माध्यम से आपको ये बहुत ही आराम से समझ में आएगा। जैसे कि यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि एक संख्या है 2/0, एक संख्या है 0/2, आप बता सकते हैं कि इन दोनों का जवाब क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाए, यदि 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाए तो इसका जवाब इनफाइनाइट होता है, मीन्स अनंत होता है। क्योंकि ये मतलब ये अनंत होता है, इसका कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए 0 से कभी भी हमें भाग नहीं देना है। और यदि 0 से भाग हो रहा है तो वो परिमेय संख्या का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या यदि ऊपर में 0 है और नीचे किसी भी पूर्ण संख्या से भागा दी जा रही हो तो ये एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बनता है। ये परिमेय संख्या है और इसका आंसर आएगा 0। यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ध्यान से देखेंगे। यदि आप 0 से किसी संख्या को भाग देना चाहते हैं, यदि आप 0 से किसी संख्या को भाग देना चाहते हैं तो इसे आप कितने बार भी लगाइए, क्योंकि 0 को आप किसी भी संख्या से गुना करोगे तो ऑलवेज 0 ही आएगा। जैसे यदि हम इसे 1 से लगाना चाहें तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी वो 0 ही आता है और आपका जो रिमाइंडर शेषफल जो बचेगा वो वापस से वही आ जाएगा। आप फिर से कोई दूसरा नंबर लगाने का प्रयास करोगे तो वापस से ये 0 आएगा और रिमाइंडर फिर से सेम होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कभी भी कट नहीं रहा है,
इसका वैल्यू लगातार आते चला जाएगा और ये लिमिटलेस बन जाएगा। मीन्स ये जो है इसका आंसर अनंत होगा, इसका कोई भी लिमिट नहीं होगा। लेकिन यदि आप इस संख्या को मीन्स यदि आप 2 से 0 में भाग देना चाहें तो आप जानते हैं कि 2 को यदि हम 0 से भाग दें तो ये 0 होकर के कैंसिल हो आउट हो सकता है। कहने का मतलब इसका आंसर 0 आता है, जबकि इसका आंसर इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाता है। तो इस तरह से यह बात सिद्ध होती है कि कभी भी परिमेय संख्या में नीचे में मीन्स हर के पोजीशन पे कभी भी 0 नहीं रखना चाहिए। अब बच्चों आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको परिमेय संख्या से संबंधित। परिमेय संख्या से कैसे संबंधित क्वेश्चन हमको बनाना है उसे हम लोग पढ़ेंगे आने वाले एग्जाम्पल्स में। लेकिन वैसे कुछ प्रश्न मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको क्वेश्चन भी आएगा और आप सीखना चाहते भी होंगे और आपको बनाना भी है, वो ये है 2 परिमेय संख्या के बीच में आने वाली संख्याएं। तो बच्चों ध्यान देना है बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। जैसे कि एग्जांपल यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताइए कि 1 या 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो आप एक पल के लिए हैरान भी हो सकते हो कि 0 और 1 के बीच में कहां कोई संख्या है सर। 0, 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे तो हम लोग सीखे हैं और 0 और 1 के बीच में तो कोई संख्या नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि इसका जवाब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है तो इसका जवाब होगा अनंत। मीन्स इसके बीच में सिर्फ 0 और 1 के बीच में इतनी संख्याएं हो सकती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 0 और 1 के बीच में अनेकों संख्याएं हो सकती हैं। अब बोलोगे सर अनेकों संख्या यदि हो सकती हैं तो 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए यही हम लोग सबसे पहले सीखने का कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न ये है कि 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। यदि आप पहले संख्या रेखा पढ़े हो तो आप ये जरूर जानते होंगे कि बीच में कोई वैल्यू होता है जैसे कि 0 और इसके बाद आने वाली सारी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं और इसके पीछे साइड में आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सारे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये ऐसे बढ़ता चला जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन कभी आप ये सोचें कि 0 और 1 के बीच में भी संख्याएं हो सकती हैं। वो संख्याएं कौन है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। क्या इसका कोई लिमिट है या लिमिटलेस है। तो आइए समझते हैं। 0 और 1 के बीच में यदि आपको कितनी भी संख्या है, मान लीजिए आपको 2 संख्या ज्ञात करना है, तो आप क्या करिए, इसको 2/2 से गुना कर दीजिए और इसको भी 2/2 से गुना कर दीजिए। तो बच्चों आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसको गुना करने पे हमारे पास वैल्यू आ रहा है 0/2 और यहां आ रहा है 2/2। इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो इसको देख करके आपको एक बात बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि सर 0/2 और 2/2 के बीच में मुझे एक संख्या मिल रहा है 1/2। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जिसे आप शुरुआत में कह रहे थे कि सर 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है, उसके बीच में अब हमारे सामने एक रैशनल नंबर मिल रहा है, एक परिमेय संख्या मिल रहा है जो बट्टे में है, जिसे हम p/q के रूप में भी लिख पा रहे हैं। लेकिन कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है, मतलब नीचे में 0 भी नहीं है। अभी आप देखें कि 0 और 1 के बीच में सिर्फ एक संख्या मैंने आपको दिखाया, लेकिन बच्चों इसका जवाब मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूं कि 0 और 1 या 2 कोई भी परिमेय संख्या के बीच में अनेकों अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। अब आप ये सीखने का कोशिश करिए।
अब ये सीखने की कोशिश करिए कि सर 0 और 1 के बीच में आपने तो ये दिखा दिया कि एक परिमेय संख्या कैसे होता है। अब यदि मुझे इसके बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, आप सिर्फ ये ध्यान देंगे कि 0 से 1 के बीच में या कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्याएं आपको निकालना हो उतने से आप मल्टीप्लाई करिए। अब बच्चों, यदि हम इसको 10/10 से गुना करें और इसको भी 10/10 से गुना करें तो हमारे पास नया वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 0, क्योंकि 10 को 0 से गुना करेंगे 0 और नीचे में 10, और जो दूसरी वैल्यू इस तरफ आ रहा है वो है 10/10। अब देखो, अब हमारे पास एक नया वैल्यू आया है, वो है 0/10 और 10/10। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि 0/10 से लेकर के 10/10 के बीच में कितनी सारी वैल्यू हो सकते हैं। इनके बीच में हो सकता है 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। तो आप लोगों ने देखा कि 0 और 1 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स मिल गए, इतने सारे परिमेय संख्या मिल गया। अब आप बोलोगे सर ये 0 और 1 के बीच में कहां है? ये तो 0/10 और 10/10 के बीच में है। लेकिन बच्चों, कहीं आप बहुत ध्यान से देखो तो 0/10 को ही हम 0 लिख सकते हैं और 10/10 को ही यदि कैंसल आउट किया जाए तो 1 हो सकता है। इसका मतलब ये जो भी संख्याएं हमारे बीच आया है ये 0 और 1 के बीच में ही है। यदि आप इसका दशमलव में भी निकालना चाहें वैल्यू तो आपको पता चलेगा कि ये सारी संख्याओं का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है। जैसे कि इसका आएगा 0.1, इसका आएगा, यदि एक 0 हटाओगे तो एक अंक के पहले पॉइंट आता है, मीन्स 0.2, ये आएगा 0.3, ये आएगा 0.4, और ये सभी संख्याएं जो इसके बीच में आ रही हैं ये सारा 0 और 1 के बीच में ही आने वाली रैशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्याएं हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सभी संख्याएं किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों परिमेय संख्या निकालने आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जो आपके बुक का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन है, ये सारा अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इन सभी प्रश्नों को बनाने का कोशिश करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 1। ये है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है या नहीं? तो बच्चों एक बार आप जल्दी से रिमाइंड करिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत की तरफ जाता है। दूसरी संख्या जो हम लोगों ने पढ़ा वो था पूर्ण संख्या, जो प्राकृत संख्या के साथ साथ 0 को ऐड करने पे बनता था। मीन्स 0 से स्टार्ट होकर के अनंत की तरफ जाने वाले सारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं की कैटेगरी में आता है। थर्ड हम लोग जो पढ़े थे वो था पूर्णांक, और पूर्णांक में हम लोगों ने पढ़ा कि 0 बीच में है, उसके आगे वाली सारी पॉजिटिव नंबर्स मीन्स धनात्मक संख्याएं और इधर आने वाली सारी ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी का जो ग्रुप होता है इसे हम लोग पूर्णांक में पढ़ते हैं। और लास्ट हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या बच्चों आप एक चीज समझ चुके होंगे कि जो परिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में हम लोगों ने ट्राई किया अभी। तो 0 और 1 मीन्स दो पूर्णांकों या दो पूर्ण संख्या या दो परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में अनेकों जो p/q के रूप में रहने वाली संख्याएं हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, एक और बात पे आप ध्यान रखेंगे, क्या 3 एक परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? अच्छा बच्चों आप ये बताओ कि ये कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि 3 कौन कौन सी संख्या है, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 3 जो है ये प्राकृत संख्या भी है, 3 पूर्ण संख्या में भी आता है, 3 पूर्णांक में भी आता है, 1 2 3 ये पूर्णांक में भी आता है। और बच्चों सबसे अच्छी बात कि ये परिमेय संख्या भी हो सकता है। अब बोलोगे सर ये तो p/q के रूप में नहीं है, फिर ये परिमेय संख्या कैसे है?
तो मैं आपको बताऊं कि 3 को यदि हम 3/1 भी लिखें तो भी इसका वैल्यू 3 ही रहता है। मीन्स यदि कोई भी संख्या है उसके नीचे में यदि 1 कर दिया जाए तो वो संख्या का वैल्यू उतना ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या p/q के रूप में जिसे हम लोग लिखते हैं, वो संख्या के नीचे में यदि हम अपने मन से 1 भी लिख दें या 1 से डिवाइड भी कर दें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये परिमेय संख्या भी बन सकता है। मीन्स ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये सभी संख्याओं में आता है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या था? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो आप ध्यान देंगे, क्या सभी पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या है, क्या ये सभी प्राकृत संख्या में है? तो आपको नजर आ रहा होगा कि सर 1 के बाद जितनी भी संख्या है ये सभी तो प्राकृत संख्या है, लेकिन ये 0 जो है वो पूर्ण संख्या है। मीन्स वो प्राकृत संख्या में नहीं आता। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या नहीं है। कारण आपको समझ आ गया होगा कि पूर्ण संख्या में 0 होती है जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होती। इसीलिए पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक, देखिए जितने भी पूर्णांक हमारे पास है, क्या हम उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते? तो जितने भी पूर्णांक है, चाहे वो 1 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या तो -1 हो, -2 हो, क्या इन सभी को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते? तो अभी हम आपको बताए कि यदि इन सभी के नीचे में हम अपने मन से 1 कर दें, हम खुद से यदि 1 से डिवाइड कर दें तो इसके वैल्यू में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता। मीन्स सभी पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। तो इसका जवाब हाँ होगा, हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए सभी पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, तो इसका जवाब हाँ था, क्योंकि हम सभी के नीचे में यदि 1 1 से डिवाइड कर दें तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। लेकिन क्या आप 3/2 को पूर्णांक कह सकते हो? क्या आप 5/1 को पूर्णांक कह सकते हो? तो इसका जवाब है कि सर इसका आंसर तो 5 आएगा, इसीलिए इस परिमेय संख्या को तो मैं पूर्णांक कह सकता हूं, क्योंकि ये पूर्णांक वाली कैटेगरी 0 1 2 3 4 5 इसमें तो ये आ रहा है। लेकिन सर इसको मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि 3/2 का अपने आप में कोई पूर्णांक वैल्यू नहीं होता है। मीन्स ये जिस तरह से एक पूर्णांक पूर्ण वैल्यू देता है, उस तरह से ये कोई पूर्ण वैल्यू नहीं देता। इसीलिए सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। हाँ, कुछ परिमेय संख्या को हम पूर्णांक कह सकते हैं, जैसे कि ये एक परिमेय संख्या था जो पूर्णांक हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका जवाब क्या होना चाहिए? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? तो इसका जवाब भी नहीं होगा। अब बच्चों ये हम लोग समराइज करते हैं इस बात को। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? हाँ ये भी होती है। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? हाँ ये भी होती है। लेकिन यदि इसका रिवर्स प्रोसेस चला, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग देखें तो उसका जवाब नहीं होगा। मीन्स क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? इसका जवाब भी नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? इसका जवाब भी नहीं होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये पूरा स्लाइड पे ये सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये समरी जो हमने आपको अभी बताया ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसका हल हम लोग ऐसे लिखेंगे। हमारे पास जो पहला परिमेय संख्या है
ये है 1 और दूसरी जो परिमेय संख्या है वो है 2, मीन्स 1 और 2। अब इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो बच्चों जितनी भी आपको परिमेय संख्या निकालना होता है, हम उससे थोड़ा सा अधिक मीन्स 5 यदि निकालना है तो आप इसको 6/6 से गुना कर दीजिए, यहां पर भी और इस तरफ भी। यदि हम इसको 6/6 से गुना करते हैं तो हमारे पास जो नया वैल्यू आता है वो आता है 6/6 और जो दूसरी वैल्यू है वो है 6 दूना 12/6। अब इसके बीच के जो परिमेय संख्या है वो आप समझ पा रहे होंगे क्या हो सकता है। 6/6 से यदि हमको 12/6 तक पहुंचना है तो हम कहां से कहां तक जा सकते हैं? 6 के बाद 7/6। तो अब हम लिखेंगे कैसे बच्चों? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि यदि हम इसको काटें तो वापस से हम 1 पे पहुंच जाएंगे, और यदि हम इसको काटें तो ये हम वापस 2 पर पहुंच जाएंगे। मीन्स इसके बीच में आने वाली सभी वैल्यू एक्चुअली में 1 और 2 के बीच का ही वैल्यू होगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब 1 और 2 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी बच्चों? देखो 6/6 और 12/6 के बीच में 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 तो ये खुद है। इसका मतलब इसके बीच में 1 2 3 4 5 इस तरह से हम इसके बीच में 5 परिमेय संख्या जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था उसे हम बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे हैं। बच्चों यदि इसके बीच में और भी ज्यादा संख्याएं निकालना होता, जैसे कि यदि इसके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछता तो आप इसे 10/10 से, यहां पर भी 10/10 से गुना करिए तो आपको इसके बीच के 10 और 10 से ज्यादा भी परिमेय संख्या आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देख सकते हैं ये प्रश्नावली शुरू हो चुका है। आपका प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन। ये बच्चों आपको बहुत ध्यान से सोचना होगा इस क्वेश्चन को। कहता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो सर अभी तक तो हम समझ गए कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसके लिए एक शर्त था। वो शर्त ये है कि हम Q के जगह पे 0 नहीं लिखेंगे। मीन्स नीचे में कभी भी हमको 0 नहीं लिखना है। यदि किसी संख्या के नीचे में 0 आ जाए तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है और यह एक परिमेय संख्या नहीं बचता। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा, आपको क्वेश्चन पूछा क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप सोचिए, यदि हमारे पास एक संख्या 0 है तो हम 0 के नीचे में आपको बताया कि कहीं हम इसके नीचे 1 लिख दें तो इससे क्या हो सकता है? सबसे पहली बात कि ये तो P/Q के रूप में आ गया है, और परिमेय संख्या का जो कंडीशन था कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इसको भी ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये है कि 0/1 इस रूप में भी आ गया और इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो 0 ही रहेगा। मीन्स 0 को हम इस रूप में लिख सकते हैं और ये परिमेय संख्या का रूप हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। इसको अच्छे से दिखाने के लिए आप एग्जाम्पल के तौर पे 0/1 इज इक्वल टू 0 करके दिखा सकते हो कि 0 को आप P/Q के रूप में लिख करके हम इस बात को दिखा पा रहे हैं कि सचमुच 0 जो है वो परिमेय संख्या हो सकता है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 जिसका आंसर 0 ही होगा। जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन इस कंडीशन को भूलना नहीं है कि Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स नीचे में 0 नहीं होना चाहिए और हमारे पास 0 नहीं है। चलिए बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नया क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे और ये कुछ नया तरह का क्वेश्चन है जिसे हम लोग सीखेंगे। देखिए इस बार है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए।
3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने हैं आपको। तो इससे पहले जो हम एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसमें 2 पूर्ण संख्याएं थी, मीन्स 2 पूर्ण संख्याएं थी, मीन्स 1 मिनट, उसके बीच में 2 पूर्ण संख्याएं थी, मीन्स हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। लेकिन इस बार हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है उसमें ऑलरेडी यह एक परिमेय संख्या है, हालांकि वो भी एक परिमेय संख्या था, बट ये बट्टे में पहले से ही हमें दे रखा है। तो हम लोग इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ऐसा है, हल जो हम लोग करने वाले हैं ऐसे बनाएंगे कि पहला हमारे पास डिजिट जो दिया है वो 3/5 और जो दूसरा दिया है वो है 4/5। अब इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या पूछना है, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपको बताया ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जितने परिमेय संख्या को निकालने के लिए कहा गया है उससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। मीन्स 3/5 को यदि हम 6/6 से गुना कर दें और ऐसा ही दूसरी वाली परिमेय संख्या जो है इसके साथ भी यदि हम करें तो हमारे पास नया परिमेय संख्या आ जाता है। और ये जो नई परिमेय संख्या है वो है 6×18/6×5 और 6×4 = 24/6×5। तो आपके सामने ये 2 परिमेय संख्याएं फिर से आ गई हैं और आप बहुत ही आराम से अब इसके और इसके बीच में परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। अब एक्चुअली में बच्चों यदि हम इसको 6 से काटने की कोशिश करें तो वापस हम लोग यहीं पे पहुंच सकते हैं। 6×5 = 30, 6×18 हम लोग वापस यहीं पहुंच सकते हैं और इसको भी यदि हम काटे तो यहां पहुंच सकते हैं। मींस इसके बीच में जो हम परिमेय संख्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली में इन्हीं दोनों के बीच के परिमेय संख्या को निकाल करके हमें मिलेगा। तो वो हमारे पास क्या क्या हो सकता है? हमारे पास अब हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। बच्चों ये 5 परिमेय संख्या क्या? 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और यहां है 24/30। इस तरह से हम लोग 3/5 और 4/5 के बीच में ये सभी संख्याओं को बहुत ही आराम से निकाल लिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या। इस बार फिर से सेम टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। 3 और 4, अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार 6/6 से ही गुना करें। आप इसे किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं जिसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाला जा सकता हो। तो यदि हम इसको इस बार 10/10 से गुना करते हैं, यदि हम इसको 10/10 से गुना करें और इसको भी 10/10 से गुना करें तो फिर हमारे सामने जो नया नंबर आएगा वो आएगा 30/10 और 40/10। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये संख्या एक्चुअली में 3 और 4 ही है। जब हम इसको आपस में काटेंगे तो ये 3 और 4 ही आएगा। अतः 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगे बच्चों? ध्यान से देखें। 30/10 और 40/10 के बीच में आएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10। इसके बीच में और भी संख्याएं हो सकती हैं लेकिन हमें सिर्फ 5 परिमेय संख्या कहा गया है तो हम इतना ही निकालेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ये आप जो एग्जाम्पल पढ़े हैं उस एग्जाम्पल के जैसा ही है। दिया गया कथन सत्य है या असत्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें क्या कहा गया है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो एक बार ध्यान देंगे, पूछा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या, आप गौर से देखें, क्या सभी प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृत संख्या इस पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है? तो हमारा क्वेश्चन पूछा था क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका जवाब होना चाहिए हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या में जो जो संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5 6 ये सभी पूर्ण संख्या में भी होता है। तो इसका आंसर हाँ होगा, इसका आंसर होगा हाँ, मतलब ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ये सही होगा। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। तो आप जानते हैं कि जितने भी पूर्णांक, आप जानते हैं कि सबसे पहले ऊपर में होता है पूर्ण संख्या, सबसे पहले था प्राकृत संख्या, फिर आता है पूर्ण संख्या, फिर आता है पूर्णांक। और हम आपको बता चुके हैं कि ऊपर से नीचे के स्लाइड में संख्याएं सत्य होती है, मीन्स सभी पूर्णांक पूर्ण होंगी, सभी पूर्णांक पूर्ण होंगी। यदि ये ऑपोजिट जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका आंसर नहीं होगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं आता। अतः हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है, अब आप जानते हैं किसके नीचे होता है परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याएं P बटे Q के रूप में रहती हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जवाब भी नहीं होगा। क्योंकि आप जान सकते हैं कि जैसे कि 3 बटे 5 ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या अपने आप में पूर्ण होता है, जैसे कि 3 5 6 8 10, जबकि ये एक प्राकृत संख्या है और इसको हम उसके इक्वल में नहीं लिख सकते। इसीलिए सभी प्राकृत संख्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा लॉजिक। आई होप कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, और आपको यदि ये नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से स्लाइड को फास्ट फॉरवर्ड करके रिवीजन कर लेंगे। धन्यवाद।